हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप लोग? मैं इसके जो एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का भी जो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम लोग ऑलरेडी पहले ही जो है हम लोगों ने क्लास कर रखा है इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमने किया था पार्ट 1 और ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मालूम है कि इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में टोटल कितने पैराग्राफ है? 24। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मैंने पार्ट 1 में कराया है, यानी 10 पैराग्राफ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आज मैं 11 से लेकर और 24 यानी कि लास्ट तक इस चैप्टर को करने वाला हूँ। और चैप्टर द एंड यानी कि चैप्टर का हो जाएगा ख़त्मा। आज लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, जैसा कि आपको पार्ट 1 वीडियो में मिला हुआ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तब आप पार्ट 2 देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन वे में समझ में आए। तो चलिए, हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 में। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके और दिखाई भी क्लियर दे सके। ये पैराग्राफ नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। हमें करना है पैराग्राफ नंबर 11 से। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 11 की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये क्या, व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वह आधुनिक सभ्यता क्या है? पहले मैं थोड़ा इसका साइज़, पेन का साइज़ ज़्यादा मोटा हो गया था। तो ये क्वेश्चन पहले ही पैराग्राफ नंबर 11 में शुरू होता है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न यानी कि आधुनिक, वह आधुनिक सभ्यता क्या है? एक तरह से ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह वस्तुओं की पूजा है, यह वस्तु की पूजा है। मटेरियल का मतलब क्या हो गया? वस्तु। और वर्शिप का मतलब पूजा। यानी क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? तो आधुनिक सभ्यता क्या है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह वस्तु की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यानी ये फिर यहाँ पे कहते हैं, इसका और एक्सप्लेनेशन करके दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, मतलब हमारे अंदर, ब्रूट मतलब था पशुता, यानी कि इंसानों के अंदर जो पशु वाला जो प्रवृत्ति है, पशु का जो नेचर है, नहीं, जानवरों का जो गुण है, उसकी पूजा। यानी कि आधुनिक सभ्यता में हम लोग पशुओं से भी बदतर है, पशुओं की तरह है, और आधुनिक सभ्यता में हम लोग वस्तुओं की पूजा करते हैं। आगे कहता है कि इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। अनएडल्टरेटेड का मतलब एकदम शुद्ध, विशुद्ध, शुद्ध में शुद्ध, शुद्धतम रूप। और मटेरियलिज्म का मतलब हो गया वस्तुवाद, यानी वस्तुवाद है, शुद्ध रूप से वस्तुवाद है। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। इफ़, अगर, इट डज नॉट थिंक, अगर यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप्स ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल। यानी ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यानी गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह, इफ़ इट डज नॉट थिंक, अगर यह न सोचता है,
at every step of the triumph of material civilization। यानी मटेरियल सभ्यता, मटेरियल सिविलाइजेशन यानी कि वस्तुओं की सभ्यता के विजय के प्रत्येक कदम के बारे में अगर यह नहीं सोचता है तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। यानी गांधी जी के कहने का मतलब है कि आधुनिक सभ्यता में लोगों को सिर्फ वस्तु से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु, केवल क्या चाहिए उनको, केवल और केवल वस्तु चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो यह पूरी तरह से मटेरियल है, मतलब यह पूरी तरह से मटेरियलिज्म है, मतलब यह वस्तुवाद है। आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से वस्तुओं पर ही क्या है, आधारित है। मतलब हम लोग कोई भी काम आजकल जो कर रहे हैं वो सब किससे जुड़ा हुआ है, वो मटेरियल से जुड़ा हुआ है। आधुनिक सभ्यता में जो हम लोग जी रहे हैं वो मटेरियल यानी वस्तु से जुड़ा हुआ है। मतलब हर चीज़ में देखो, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब क्या है, सबका सब मटेरियल ही, वस्तु ही तो है। घर बनवाना वस्तु है, पैसा मनी धन दौलत ये सारा का सारा वस्तु है। कपड़े, हर चीज़ का जो हम आनंद ले रहे हैं, एसी कूलर फ्रीज ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जिनका हम आनंद ले रहे हैं, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सारी चीज़ें वस्तु ही तो है। और इसी के लिए आज हम लोग पागल हुए हैं इस आधुनिक सभ्यता में। क्लियर है। तो अगर एग्ज़ाम में भी आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है आधुनिक सभ्यता के बारे में, कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हालांकि पूछ भी देता है एग्ज़ाम में कई बार, अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, या आपसे क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूटीनेस, इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। इतना आपको लिख देना। आई होप कि समझ में आया, क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड, इसमें 15वें नंबर स्लाइड में, और मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लूँ, जूम कर लूँ। मतलब पैराग्राफ नंबर 12, 12वां नंबर पैराग्राफ। आप अपने सामने किताब रख लोगे और जहाँ तक ऐसा कोई भी वर्ड मीनिंग भी नहीं है, इसमें आपके चैप्टर के साथ साथ वर्ड मीनिंग का भी पूरा काम किया गया है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम हो। और जैसे मैंने लिखा है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप किताब में बिल्कुल उस वर्ड के सामने, जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम होता है, जिसका मीनिंग नहीं पता है, आप ज़रूर बुक में लिख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 12। पैराग्राफ नंबर 12 में गांधी जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, कहते हैं कि यह, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक है। नेसेसरी का मतलब था आवश्यक, और अननेसेसरी का मतलब क्या होता है, अनावश्यक। कहते हैं कि यह शायद अनावश्यक है, इफ़ अगर, नॉट यूजलेस अगर बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक है। टू वे, और वेट, जैसे वेट का मतलब वज़न होता है, तो वे का मतलब होता है मापना या तौलना, तौलना वेट करना, वज़न करना। द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, यानी गांधी जी कहते हैं कि अगर यह आवश्यक नहीं है, मतलब अनावश्यक है, तो यह बेकार नहीं है। दो सभ्यताओं को तौलना, यानी क्या तौलना था, द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यानी दोनों सभ्यताओं के गुणों को वे करना, यानी तौलना, यानी उसमें गुणों में अंतर करना, उसको मापना, तौलना। अगर यह अनावश्यक नहीं है तो यह बेकार भी नहीं है, क्योंकि हमें तो देखना पड़ेगा ना कौन सी सभ्यता अच्छी है, तब ना हम उसको फॉलो करेंगे। आगे कहते हैं कि इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have
अ सिविलाइजेशन, समझ लेते हैं पहले इसको, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस। पहले यहाँ पे समझिए गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए गांधी जी कहना चाह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज़ लाइकली, यह संभवतः है, दैट कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड, कि वेस्ट यानी कि द वेस्ट मतलब पश्चिम के लोगों ने, पश्चिम देशों ने इवॉल्व किया है यानी विकसित किया है। क्या विकसित किया है? तो अ सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, जो उनके क्लाइमेट यानी जलवायु के क्या है, अनुकूल है, यानी उनको सूट करता है, उनके जलवायु के अनुकूल है, यानी उनकी जो सभ्यता है उनके अनुकूल है। एंड और सराउंडिंग्स, और उनके वातावरण के अनुकूल है। सराउंडिंग्स मतलब क्या हो गया, वातावरण या पर्यावरण। यानी कहते हैं गांधी जी कि भाई देखो, अगर दोनों सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सिविलाइजेशन की अगर हम लोग तुलना करें, उसका कंपैरिजन करें, तो हमें मालूम चलता है कि भाई पश्चिम के लोगों ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, जिसका विकास किया उन लोगों ने, जिस सभ्यता का खोज किया है, वह सभ्यता उनको सूट करता है, उनके अनुकूल है, उनके क्लाइमेट के अनुकूल है और उनके वातावरण यानी जलवायु या सराउंडिंग से अनुकूल है। ठीक है। एंड और फिर वो कहते हैं एंड और सिमिलरली, वैसे ही उसी तरह से, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशंस, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, परिस्थितियाँ, और सूटेड का मतलब होता है अनुकूल, जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड और बोथ, दोनों, आर गुड, और दोनों सही है, यानी कौन, भारतीय सभ्यता भी और यूरोपियन सभ्यता भी दोनों सही हैं। एंड बोथ आर गुड इन दियर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, यानी कहते हैं कि दोनों दियर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, अपने अपने संबंधित, रेस्पेक्टेड मतलब आदरणीय या संबंधित क्षेत्रों में दोनों क्या है, गुड है यानी अच्छे। यानी अब गांधी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखो, जो व्यक्ति का जो नेचर है, जैसा वह मानता है, यानी कि पश्चिम के लोग जिस तरह से खाते पीते हैं, जिस तरह का उनका पहनावा ओढ़ावा है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, तो ये उनके जलवायु यानी क्लाइमेट और उनके सराउंडिंग्स यानी वातावरण के अनुकूल है। और हमारी जो सभ्यता है वो हमारे परिस्थितियों के अनुकूल है। तो भाई दोनों अपने अपने जगह पे सही है, कोई ख़राब नहीं है। अब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसलिए लोग एकदम छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, पतले पतले कपड़े पहनते हैं, जबकि हमारे यहाँ मौसम एक जैसा नहीं होता है। हम परिस्थितियों के अनुसार अपने कपड़े पहनते हैं, हम परिस्थितियों के अनुसार अपना भोजन यापन करते हैं। और यूरोप में उतनी मतलब कि व्यवस्था नहीं है खेती बाड़ी की, ज़्यादा अनाज नहीं हो पाते, तो इसलिए लोग फास्ट फूड का यूज करते हैं, फ्रीज यूज करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को रखते हैं। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ नंबर 13 में चलते। देखो, आपको पैसेंस रख के हर बनाना नहीं है, बस एक बार पैसेंस रख के पूरे चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। मतलब कह रहे हैं कि 1 घंटा पिछला वाला, 1 घंटा ये वाला, 2 घंटे में आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जबकि ऑफलाइन क्लास में हम लोग भी क्लास कराते हैं ऑफलाइन, तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है इस चैप्टर को ख़त्म होने में। अगर और अच्छे से पढ़ाए तो महीना भी लग जाता है एक चैप्टर को, यानी कि इतना इसमें समझाना होता है ना कि एक पैराग्राफ में 1 दिन लग जाता है। तो समझ लीजिए कि 24 पैराग्राफ है, तो 24 दिन तो इसमें लगता है। और ऊपर से ऑथर के बारे में यानी कि राइटर के बारे में पढ़ना होता है, तो वहाँ भी हमें समय लगता है कम से कम 2-3 दिन, यानी 1 महीना चलता है चैप्टर, जो आप सिर्फ 2 घंटे में क्लियर करने वाले। तो पैसेंस रखिए। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ, केवल स्टूडेंट ही नहीं, अगर टीचर भी आप बनना चाहते हैं, इस तरह से पढ़ाइएगा तो आप भी टीचर हो जाइएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, आप पढ़ा सकते हो, आप एक टीचर का भी काम कर सकते हो। तो पैसेंस रख के 2 घंटा क्लास कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 13 कहता है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता, और डिस्टिंग्विशिंग का मतलब खास, विशेष, यानी विशेष जो विशेषता है, यानी कि आधुनिक सभ्यता की जो खास विशेषता है वो क्या है, तो वो यह है कि इज़ एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, इज़ एन इंडेफिनिट, अनिश्चित, असीमित है, मल्टीप्लिसिटी, वृद्धि, किस चीज़ की, तो ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की, मानवीय इच्छाओं की, यानी मानव की इच्छाएं जो है वह असीमित रूप से वृद्धि करती हैं। यही जो है आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता, ये बताया गया। यानी गांधी जी बताएं आधुनिक सभ्यता के बारे में कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है वह, द इज़ एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, भाई यह एक इंडिफिनिट असीमित मल्टीप्लिसिटी है, एक असीमित वृद्धि है, ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय चाहतों की। मतलब आज के डेट में समझ के देख लो कि हमारी जो इच्छाएं क्या ख़त्म होती हैं, बिल्कुल नहीं, यह असीमित है। आज हम पैदल चल रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे पास बाइक हो जाता, बाइक हो गया, तो आज हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 4 चक्का हो जाता। पहले हम लोगों के पास उतना घर नहीं था, मान लो कि किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अगर कपड़ा हो गया तो काश 2 जोड़ी और होता, जो और 2 जोड़ी और कपड़े हुए तो काश कोट पैंट होता। इस तरह से मानवीय चाहत एकदम असीमित होती है, और यही हमारी आधुनिक सभ्यता जिसके ग्रस्त में आज हम लोग फंस चुके हैं। आगे कहते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और यहाँ पर मतलब कि उन्होंने आधुनिक सभ्यता का, गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता और एंशिएंट यानी कि प्राचीन सभ्यता की विशेषताओं की तुलना की है। वह कहते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है, कैरेक्टर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इज़ एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, यानी कहते हैं गांधी जी कि देखो वहीं पर जो प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज़ एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन, प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है भाई वो एक इम्पेरेटिव, अति आवश्यक रोक है, रिस्ट्रिक्शन है, अपॉन दीज वांट्स, इन इच्छाओं पर, यानी कि ह्यूमन वांट्स पर, एंड और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और इन इच्छाओं पर एक कठोर स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग यानी नियंत्रण है, विनिमय। यानी कहने का मतलब है गांधी जी कहते हैं कि भाई पूरा जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना भाई, ये एक असीमित वृद्धि है मानव की चाहतों पर, जबकि प्राचीन सभ्यता जो हमारी थी वह मानवीय चाहतों पर एक अति आवश्यक रोक था। यानी कि जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी, वह मतलब हमारी चाहतों पर, हमारे मन पे काबू पाना था, हमारे ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना था, हमें अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना था, मन को काबू में रखना था, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना था। लेकिन जो आधुनिक सभ्यता है वह किसी भी तरह से हमारी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह बिल्कुल नियंत्रण में रख ही नहीं सकता है, बल्कि वह और असीमित रूप से हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है। कौन? आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन। जबकि प्राचीन सभ्यता इन चीज़ों पर रोक लगाता था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला स्लाइड लेते हैं, 16 नंबर स्लाइड, और इसको मैं जूम कर देता हूँ। और भी उन्होंने बातें बताई हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, आप बस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लो, फिर आप समझ जाओगे कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, वह कहते हैं अभी कि द मॉडर्न और वेस्टर्न, यानी कहते हैं आधुनिक या पश्चिमी, इनसेटिएबलनेस यानी जो असंतुष्टि है, अराइजेज ऊपर उठता है, यानी कि उगता है, निकलता है, अराइज होता है, जन्म लेता है, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट,
यानी कहते हैं फ्यूचर स्टेट, भविष्य की अवस्था की जो लिविंग फेथ है, जीवंत विश्वास है, जीवंत जो भरोसा है, उसके वास्तव में उसके चाहतों से ऊपर उठता है, उनसे यह ऊपर उठता है ये असंतुष्टि। यानी कि आधुनिक जीवन में या पश्चिमी सभ्यता में हम लोग केवल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम केवल भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, और यही हमारी इच्छाओं को, हमारे वांट को, हमारे मन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, उसी के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, एंड देयरफॉर होता ऑल्सो इन डिविनिटी, और यह मतलब कि फ्यूचर स्टेट में तो भरोसा करता ही करता है, एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और देवत्व के जीवंत विश्वास में भी भरोसा करता है, तब जाके हमारी इच्छाओं को यह बढ़ाता है, असंतुष्टि को बढ़ाता है पूरी तरह से। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन को वेस्टर्न कहा गया है तो इंडियन को ईस्टर्न कहा गया। तो ये कहते हैं कि एंड द रेस्टोरेंट, और जो शेष है, जो रेस्ट चीज़ें जो है, बची हुई जो है, बाकी जो चीज़ है, ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पूर्वी या भारतीय सभ्यता या प्राचीन सभ्यता की जो चीज़ें हैं, जो शेष हैं बाकी, उनसे जो अलग है, किससे, मॉडर्न और वेस्टर्न से जो अलग है, अराइजेज, यह भी उगता है, यह भी ऊपर उठता है, फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से ऊपर उठता है। और ये कैसे विश्वास से ऊपर उठता है, द ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स ना, फ्रॉम अ बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स। तो कहता है कि हमारे खुद के बावजूद, प्रायः हमारे खुद के बावजूद के विश्वास से ऊपर उठता है। और फिर कहते हैं कि अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और एक दैवीय शक्ति के अस्तित्व के और फ्यूचर स्टेट के बिलीफ यानी भरोसे से ऊपर उठता है। मतलब फ्यूचर स्टेट में भरोसा तो हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग डिवाइन पावर में भरोसा करते हैं। यह अराइजेज ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, और यह हमारे खुद के बावजूद भी प्रायः अक्सर ऐसा ही होता है, यानी कि उन चीज़ों में अगर हम लोग इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं ना, फिर भी प्राचीन काल की जो हमारी सभ्यता थी वो हमारे अस्तित्व में आकर हमारे विश्वास के बावजूद उनमें वह समाहित होती थी और दैवीय पावर से यह ऊपर उठती थी, उन चीज़ों में विश्वास करती थी, इनसे ऊपर उठती थी हमारी प्राचीन सभ्यता। यानी कि ये भी विश्वास करते थे, लेकिन यह वस्तुओं के पीछे भागते नहीं थे, ये नियंत्रण में रहते थे। जबकि हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वह किसी तरह के नियंत्रण में नहीं रहता। अब आगे गांधी जी कहते हैं पैराग्राफ नंबर 14 में क्या कहते हैं, कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। यानी कहते हैं कौन, गांधी जी, गांधी जी कहते हैं कि सम ऑफ मतलब कुछ, सम ऑफ इमीडिएट कुछ तत्कालीन, एंड और ब्रिलियंट बेहतरीन, रिजल्ट्स यानी परिणाम, ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस यानी आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्कालीन और बेहतरीन जो रिजल्ट है यानी जो परिणाम है, आर टू मैडनिंग, वह इतना पागल करने वाला है, टू रेसिस्ट कि भाई इससे हम बच नहीं सकते, इससे बाकी हम नहीं रह सकते, इससे हम अछूता नहीं रह सकते, बाकियों से ज़्यादा पागल कर देने वाला।
मतलब आधुनिक सभ्यता ने इतना बेहतरीन और तत्कालीन खोज किया है, आविष्कार किया है कि भाई इसके प्रभाव से हम खुद को बचा नहीं सकते हैं, एकदम हम लोग को पगला दिया है। अब देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ है, बल्ब का आविष्कार हुआ है, मोबाइल का आविष्कार हुआ, रेडियो का, टेलीविज़न का, इंटरनेट का, ऐसा ऐसा आविष्कार हुआ है कि भाई हमें आश्चर्य होता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ, कौन कौन सी चीज़ों का आविष्कार हुआ बताइए। इंसान चांद पे जा सकता है, इंसान रोबोट बना सकता है जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, हर चीज़ मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें लगा सकता है वो अपना, मतलब कि बहुत ऐसा चीज़ है जो नेचर को वह चैलेंज कर सकता है। बताओ, इतना साइंस ने डेवलप किया, तो आधुनिक आविष्कार भाई जाहिर सी बात है कि एकदम पगलाने वाला हुआ ही है, हैं? बट लेकिन आगे गांधी जी कहते हैं, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि लेकिन हमारे पास निसंदेह डाउट करने का कोई ढंग नहीं है, नो मैनर ऑफ डाउट, संदेह करने का कोई तरीका नहीं है। दैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन, कि भाई मनुष्य की जो विजय है, जो जीत है, वास्तव में लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, बल उनके रेजिस्टेंस में, अवरोध में है, उनके रोक से आता है। यानी मनुष्य की जो विजय है ना, वो भाई इन चीज़ों के आविष्कार से नहीं है, बल्कि इन चीज़ों पर नियंत्रण से है, उसके रेजिस्टेंस से है, उस पर अवरोध लगाने से, यानी रोक लगाने से है। अर्थात कि भाई आधुनिक आविष्कार जितना भी हो रहा है उतना ही खतरनाक हो रहा है। अगर हम लोगों ने इस पर रेजिस्टेंस नहीं लगाया, इसको अपने नियंत्रण में नहीं रखा, तो भाई वह समय दूर नहीं है। और समय दूर क्या, आज हम लोग इसका परिणाम देख भी रहे हैं कि जो आधुनिक आविष्कार हम इतना दिन पर दिन कर रहे हैं और क्या वाहवाही लूट रहे हैं, एकदम फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से लोग हम धड़ल्ले से जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी आज हम देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी महामारी, इतने सारे वायरस, इतने सारे मतलब कि कौन कौन से मतलब ख़तरनाक चीज़ें जिनका हम सामना कर रहे हैं, आज सब इसी का तो देन है, आधुनिक सभ्यता का देन है, ये मॉडर्न साइंस का देन है कि जितना खतरनाक भाई आविष्कार हुआ, ये गोली बारूद बम, ये जो भी विस्फोटक चीज़ों का जो आविष्कार हुआ है ना, ये सब इतना ख़तरनाक हो गया है कि भाई हमें तो बर्बाद करेगा ही। एक दिन इस पृथ्वी का भी, इस संसार, इस दुनिया का भी नाश हो जाएगा अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि भाई आविष्कार तो ठीक है, पगला दिया है, बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, अरे हम लोग को बिल्कुल संदेह का ढंग नहीं है, दैट की विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि अगर मनुष्य की जो विजय है, इंसानियत का जो जीत है, वो वास्तव में इन चीज़ों का दिन पर दिन आविष्कार करने से नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस से, हमें इस पर रोक लगाने से, इस पर नियंत्रण करने से। जितना खतरनाक चीज़ों का आविष्कार हुआ है भाई, उस पर रोक लगना चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि धरती का अंत हो जाएगा। वी आर इन डेंजर, देखो ना आगे कहते हैं भाई हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। ओ माई गॉड, कितनी बड़ी बात यहाँ पे गांधी जी ने। गांधी कहते हैं कि वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं। क्यों खतरे में हैं? तो ऑफ बार्टरिंग का मतलब होता है विनिमय, अदला बदली, एक दूसरे चीज़ से दूसरे चीज़ का अदला बदली करना था। किन चीज़ों का अदला बदली किए हैं? तो बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, मतलब जो हमारी अस्थाई जो गुडनेस, यानी कि हमेशा की जो अच्छाई है, उससे हम लोगों ने बदल लिया है फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक, क्षण भर के सुख, क्षण भर के आनंद, क्षण भर के प्लेजर से हम लोगों ने अपने परमानेंट गुड को बदल लिया है, उसका विनिमय कर लिया। यानी क्षणिक सुख के लिए हम लोग अपना हमेशा का जो चीज़ है उसको खोते जा रहे हैं। मोबाइल का यूज कर रहे हैं, सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, हर चीज़। पहले वही नॉर्मल लोग 100 साल, 150 साल, 200, 250, 300 साल, हज़ारों साल भी लोग जिंदा रह जाते थे प्राचीन काल में। आज एवरेज एज है 50-60 में ही मौत हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग
मोमेंट्री प्लेजर का आनंद बहुत ले रहे हैं और परमानेंट गुड को खोते जा रहे हैं। मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक, हर चीज़ रील्स आते रहता है, देखते रहते हैं थोड़ा देर और उसका असर हमारी आँखों पर पड़ता है, उसका असर हमारे हृदय पे पड़ता है, उसका असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, मोमेंटरी प्लेजर यानी वीडियो देखते हैं और तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, उससे हमें थोड़ी देर का सुख मिलता है, मोमेंटरी प्लेजर मिलता है। हाँ, 2-4 मिनट का आनंद मिलता है जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ना मोबाइल पे। और क्या होता है, जो हमारे परमानेंट जो गुड है, जो हमारे जीवन को लंबे समय तक जो बचा के रखेगा, उन चीज़ों को नष्ट करते हैं। तो ये बातें हमारे समझ में नहीं आ रही है, बल्कि हम लोग दिन पर दिन उसका यूज़ करते जा रहे हैं। जो क्षणिक सुख दे रहा है, मोमेंटरी प्लेजर दे रहा है, वह हमें दिखाई देता है ना। लेकिन हम जो अपने हमेशा परमानेंट जो अस्थाई जो सुख है, अस्थाई जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, उसको जो खोते जा रहे हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कोई गलत काम करते हैं, मान लो पकड़े गए, अगर चाहे कोई ऐसा चीज़ हुआ, क्षणिक चीज़ का आनंद लिए, और जब वह भाई आप पकड़े जाते हो या कोई चीज़ आपके ऐसा चीज़ वायरल हो जाता है, तो आपकी हमेशा की जो इज़्ज़त है, मान प्रतिष्ठा, वह सब खो जाती है। तो परमानेंट गुड जो है ना, उसको बचा कर रखिए, ये मोमेंटरी प्लेजर के पीछे मत भागिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टोटल 22 स्लाइड है, जिसमें 16 हो गया है। अब 17वें स्लाइड में चलते हैं और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बढ़िया से पढ़ते रहिए, समझिए, और ना भी समझ में आए, जो भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, सर यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में चाहिए, ये प्रॉब्लम हुई, या इस तरह से आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। गाइड, आप हमें गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ या खुद ऐसा पर्सन हूँ जो मैं कुछ गलतियाँ नहीं कर सकता। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर सकता हूँ, तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए पैराग्राफ नंबर 15 फिर आगे गांधी जी कहते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, और उसी तरह से वेस्ट ने यानी पश्चिम के लोगों ने, पश्चिम देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, हैव मेड, भाई उन लोगों ने किया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, एकदम अद्भुत आश्चर्यजनक उन्होंने डिस्कवरीज यानी खोज किया है ना, इन थिंग्स मटेरियल, लेकिन वस्तुओं के क्षेत्र में, वस्तुओं के मामले में, थिंग्स मटेरियल वस्तुओं के क्षेत्र में उन्होंने खोज किया है। सिमिलरली, और उसी तरह से हिंदुइज्म हैज़ मेड, हिंदुत्व ने भी खोज किया है, स्टिल मोर मार्वेलस, उनसे भी ज़्यादा शानदार खोज किया है, मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, इन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, परमात्मा के क्षेत्र में, इन थिंग्स ऑफ द सोल, आत्मा के क्षेत्र में। यानी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम के लोगों ने जो आविष्कार किया, एकदम शानदार, वंडरफुल, अद्भुत आविष्कार किया, लेकिन खाली वस्तु के क्षेत्र में आविष्कार किया। खाली फैक्ट्री लगाएगा, वस्तुओं का उत्पादन करो, फैक्ट्री, वस्तु, जो भी सामान उत्पादन होगा वस्तु, बेचो वस्तु, उससे जो मिल रहा है पैसा वो भी वस्तु ही है, मटेरियल, द्रव्य पदार्थ है। खाली वे लोग द्रव्य पदार्थों के पीछे पड़े। लेकिन हमारी जो सभ्यता, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हिंदुत्व, उसने भी जो आविष्कार किया है वह भी शानदार आविष्कार किया, उससे कहीं ज़्यादा शानदार आविष्कार किया है। धर्म के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में ना, हमने वस्तुओं के क्षेत्र में आविष्कार नहीं किया है। चलिए आते हैं पैराग्राफ नंबर 16 में। पैराग्राफ नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? बट, गांधी जी कहते हैं लेकिन वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि वी हैव नो आई, लेकिन हम लोग के पास तो आँख ही नहीं है, हम लोग तो अंधे हो गए हैं, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन, इस महान और बेहतरीन बढ़िया खोज के बारे में। मतलब जो हम लोगों ने धर्म के मामले में
आत्मा परमात्मा के मामले में, सभ्यता संस्कृति के मामले में जिस तरह का भारतीय सभ्यता ने खोज किया है, उसको देखने के लिए तो आँखें नहीं है। बस हम लोग को तो वस्तुओं के पीछे भागना है, वस्तुओं के पीछे पड़े रहना है। मैनर्स नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आज देखो ना, रेस्पेक्ट करने की चीज़ें किसी के पास नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं क्लासेस में। पहले के ज़माने में देखो, पेरेंट्स बच्चे गलती करते थे कान पकड़ के पीटते हुए स्कूल कोचिंग में लेके जाते थे, सर देखिए गलती कर रहा था, और टीचर्स भी उसको पीटते थे। आज तो अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट डांट दे, पीट दे, गाली दे दे, तो भाई वो तो गार्जियन के पास जाएगा, उल्टे गार्जियन जो है 10 आदमी लेके आ जाता है, भाई केस कर देता है, मुकदमा कर देता है। इसके अलावा आप देखोगे मतलब नौजवान युवक, छोटे छोटे बच्चे पान के दुकान पे सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं, इधर उधर शराब दारू पीते हुए नज़र आते हैं। आप जाओगे भाई बोलने, उनको समझाने, तो उल्टे आपको कह देगा कि आपके बाप का खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम अपना खा पी रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने जो आविष्कार किया है भाई वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आधुनिक सभ्यता का जो आविष्कार है ना वही दिखाई देता है लोगों को। इतना बढ़िया गाड़ी चकाचौंध ये सब वो है। वही आगे गांधी जी कहते हैं कि वी आर डेजल्ड। डेजल का मतलब चौंधिया जाना, बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल यानी वस्तु का जो विकास हुआ है ना, वो इतना खतरनाक वस्तुओं का विकास हुआ है कि वी आर डेजल्ड, हम लोग चौंधिया चुके हैं, चौंधिया गए हैं। दैट कि वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जिसे वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान ने जो खोज किया है उसके हम मतलब कि खोज में डूब गए हैं। आधुनिक सभ्यता का जिस तरह से खोज हुआ है जो पश्चिमी विज्ञान ने किया है, हम उसमें चौंधिया गए हैं। हम लोग का आँख एकदम, मेला में जाते हैं चकमक चकमक एकदम, दिवाली में जो हम लोग जलाते हैं दिए अपना देसी दिया भूल गए हैं, और वह चाइनीज़, जापानीज़ और कौन कौन से विदेशी चीज़ों का हम बल्ब लाते हैं और भुक 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 जलाते हैं, कितना अच्छा होता है एकदम, उसके पीछे हम लोग पड़ गए हैं, चौंधिया गए हैं। और अपने देसी जो दिया होता है, जो दियरी जिसको कहते हैं ना, उसको एकदम हम शुद्ध चीज़ है उसको खो दिए। आई एम नॉट इनेमर्ड, गांधी जी कहते हैं लेकिन आई एम नॉट इनेमर्ड, मैं मोहित नहीं हुआ हूँ, ऑफ दैट प्रोग्रेस। इन फैक्ट, वास्तव में मैं उस विकास से मोहित नहीं हुआ, मतलब मेरे ऊपर ही इसका कोई असर नहीं है, बाकी लोगों का असर है तो है। इट ऑलमोस्ट सिम्स, लगभग यह प्रतीत होता है, एज दो, मानो कि गॉड इन हिज बुद्धिज्म, गॉड इन हिज विजडम, कि ईश्वर ने अपनी बुद्धिमानी से हैज़ प्रिवेंटेड, रोका है इंडिया, भारत को, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स, उन क्षेत्रों में विकास करने से। यानी गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं इन चीज़ों से इनेमर्ड नहीं हुआ हूँ, मोहित नहीं हुआ हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गॉड इन हिज विजडम, कि भाई ईश्वर ने, भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उन क्षेत्रों में यानी वस्तुओं के क्षेत्र में विकास करने से इंडिया को बचा कर रखा है। भाई भारत को उन चीज़ों से बचा कर रखा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सो दैट, ताकि, इट माइट फुलफिल, ताकि यह पूरा कर सके, इट्स स्पेशल मिशन, अपने खास लक्ष्य को, स्पेशल यानी खास लक्ष्य को पूरा कर सके। क्या है भारत का खास लक्ष्य? तो ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी वस्तुवाद का जो बहाव है उस पर नियंत्रण का जो लक्ष्य है ना, मिशन है, उसको पूरा कर सके। यानी गांधी जी कहते हैं कि जहाँ पूरा यूरोप, पूरी दुनिया, पूरा ये अंग्रेज़ सब और कौन कौन से लोग, पूरी दुनिया जहाँ तक वस्तुओं के आविष्कार के पीछे पड़ा था, वहाँ हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने वस्तुओं के आविष्कार पर रोक लगा रहे थे। वे लोग अपने मतलब कि ये मोरालिटी को बढ़ावा दे रहे थे, ईश्वर में विश्वास कर रहे थे, उन चीज़ों को मान रहे थे, लेकिन भाई पश्चिमी सभ्यता किसी भी तरह से उसको नहीं मान रहा था।
ना। तो यही जो वस्तुओं का भाई जो बहाव चल रहा है, होड़ जो लगी है दुनिया में, इस पर नियंत्रण का जो लक्ष्य है भारत इसको पूरा कर सके, इसीलिए शायद इंडिया को भगवान ने भी बचा कर रखा है कि भाई तुम वस्तुओं के पीछे मत पड़ो, तुम इस पर नियंत्रण लगा कर रखो, मन पे काबू रखो, वस्तुओं के आगे पीछे मत भागो। और ये चीज़ें गांधी जी ने बताया, ठीक है। लेकिन आज के डेट में अब समझो, गांधी जी ने अगर इस चैप्टर को लिखा होगा तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। तो अभी हम लोग 2025 में इस लेसन को पढ़ रहे हैं, 2025 में सीख रहे हैं इस बात को। तो समझो कि 25 साल इधर हो गया। अगर गांधी जी ने अब मरने तक तो लिखे नहीं थे, मरने से कुछ दिन पहले ही ना लिखे होंगे। तो सपोज करो कि अगर गांधी जी ने 1925 में लिखा हुआ था, आज से लगभग 100 साल हो गए। तो 100 साल पहले जो चीज़ें थी अब इंडिया में वैसा नहीं है। आज हम लोग भी पूरी तरह से आधुनिक सभ्यता के चपेट में आ चुके हैं। आज वह सारी सभ्यता हमारे अंदर भी आ चुकी है, हम भी फास्ट फूड खाने लगे हैं। हम लोग भी जो मोरलिटी, जो जिस नैतिकता की बात करते हैं वह सब खो चुका है। मोरल फाइबर इंडिया लूज़ कर चुका है। और हम लोग भी दारू शराब जो भी बुरे कर्म है सबके फेरा में पड़ चुके हैं। हमारे भी देश की जो सभ्यता संस्कृति जो पहले की थी, जिसकी बात गांधी जी कर रहे, वह सब नष्ट हो चुका है। अभी भी जो है, अब भी लोग जो है अब छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं। इस तरह के इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो किस तरह का जो खुलेआम जो नंगापन आ गया है। ये सब आधुनिक सभ्यता की हम चपेट में आ चुके हैं, बचे हुए हम नहीं है। हमारा मिशन खो चुका है, हम लोग उस मिशन को नहीं बना सकते। चलिए आगे स्लाइड नंबर 18 में चलते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्लाइड। अब स्लाइड नंबर 18 में है पैराग्राफ नंबर 17। अब पैराग्राफ नंबर 17 में गांधी जी ने क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, गांधी जी कहते हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में हिंदुइज्म में कुछ बात तो है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि जिसने अभी तक इसको जिंदा रखा है, यानी भारतीय सभ्यता को, अभी भी हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को इसने जिंदा रखा है। आखिर कुछ बात तो है, आखिर कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे लोग ही, पूरा भारत का लोग ही मतलब खराब है। अभी भी इसका मतलब अगर टिका हुआ है तो इसका मतलब यही है, धरती अभी भी बची हुई है। तो इसका अर्थ यही कि अभी भी अच्छाई बुराई से ज़्यादा है इस धरती पे। आगे कहते हैं कि इट हैज़ विटनेस्ड, इसने गवाह बना है, ये इसने गवाही दिया है, यह विटनेस्ड रहा है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। ओह माय गॉड, फॉल मतलब पतन। यानी कहता है कि देखो भारतीय सभ्यता अभी भी ज्यों की त्यों जस की तस बनी हुई है, गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन भाई भारतीय सभ्यता इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में जो बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन और इजिप्टियन सभ्यताएं थी, जिनका पूरे विश्व में बोलबाला था, उन सब का फॉल हो चुका है, पतन हो चुका है। कारण यही है कि उन सब ने मोरलिटी को खो दिया। वह सब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वे लोग नैतिकता में विश्वास नहीं रखते थे, बिहेवियर में विश्वास, नेचर में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि खाली ऐश आराम, प्लेजर ना, वोलप्चुअसनेस, इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ रहे थे। ऐश आराम, पैसा पैसा पैसा, धन दौलत, वस्तुओं के पीछे पड़े थे। और यही कारण है कि वह सब का पतन हो गया। आज उन किसी का भी अस्तित्व नहीं बचा है। तो गांधी जी आगे कहते हैं, कास्ट अ लुक, ए बाबू, कास्ट अ लुक, एक नज़र दौड़ाओ, अराउंड यू, अपने चारों तरफ, और देखो, ढूंढो, वेयर इज़ रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज़ ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, यानी यूनान कहाँ है। पहले जो रोम और यूनान की जो सभ्यता है, जो पूरे विश्व में जिनकी सभ्यताओं का बोलबाला था, आज कहाँ है। कैन यू फाइंड, क्या तुम पा सकते हो, टुडे, आज, एनीवेयर, कहीं, द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन के इटली को है। गिब्बन एक अंग्रेज इतिहासकार थे, इंग्लिश के इतिहासकार थे।
ना, इटली के, जिनके ज़माने में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी ना, जिन्होंने किताबें लिखी जो इतनी सारी बातों को बताया कि इटली ना, इन्होंने शायद किताब लिखी थी द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर ना, रोम साम्राज्य का पतन। उस ज़माने की जो भाई सभ्यता थी रोम की, ग्रीस, यूनान की, वो आज कहीं देखने को मिल सकता है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर? क्या कहीं तुम पा सकते हो? अरे नहीं। और रादर द एंशिएंट रोम, और यद्यपि प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं तो फॉर रोम वाज इटली, तो भाई क्योंकि रोम ही इटली था, क्योंकि रोम, इटली की राजधानी रोम है, तो भाई जो रोम की जो सभ्यता थी वो पूरे इटली का वर्चस्व था पूरे विश्व में। कहाँ है? कहीं तुमको दिखाई देगा, मिलेगा? तो जाओ एक नज़र दौड़ाओ अपने चारों तरफ या खोज के लाओ, अगर मिलता है तो हमको ज़रा बताना। पैराग्राफ नंबर 18 में गांधी जी कहते हैं गो टू ग्रीस, अरे ग्रीस जाओ, यूनान जाओ। यूनान, वही यूनान जिसको यूरोप का पालना कहा जाता था, पूरे यूरोप को अपनी सभ्यता और संस्कृति से पाल कर रखता था, उसके बारे में कह रहे हैं कि वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वह विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस एटिक प्राचीन सभ्यता रोम ग्रीस की कहाँ है? कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब गांधी जी कहते हैं देन, तब कमिंग टू इंडिया, तब भारत वापस आ जाओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू। तब गांधी जी कहते कि लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, कि चलो किसी एक सबसे प्राचीन दस्तावेज के माध्यम से, किसी एक प्राचीन दस्तावेज के माध्यम से, एंड ना, और देन लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों तरफ देखो। माने वह कहते हैं कि चलो लेट इंडिया आ जाना, और तब किसी एक ना प्राचीन दस्तावेज के माध्यम से, किसी रिकॉर्ड के माध्यम से तुम इंडिया के बारे में जान पाओगे, इसकी सभ्यता संस्कृति के बारे में तुम जानोगे और तुमको मिलेगा ना। देन, और तब लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाना। एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट, तुम मजबूर हो जाओगे टू से, ये कहने के लिए यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ अभी भी मैं प्राचीन भारत को अभी भी स्टिल जीवित देख सकता हूँ, अभी भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति जीवित है, आज भी है। गाँव में जाकर देखिए, आज भी लोग वसुधैव कुटुम्बकम के परंपरा को फॉलो करते हैं। आज भी आप गेस्ट बनकर जाइए गाँव में, जो रेस्पेक्ट, मान सम्मान आपको मिलेगा, आप जाने के लिए कहिएगा, लोग कहेंगे नहीं एक दिन और रह जाइए, नहीं इतना रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान आपको मिलेगा, लोग रोकेंगे आपको। और आपको अभी भी गांव में हमारी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलेगी। लेकिन यह आपको आधुनिक सभ्यता में, यह आपको प्राचीन यह आपको यूरोपियन सिविलाइजेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पैराग्राफ नंबर 19, पैराग्राफ नंबर 19 में क्या करें? गांधी जी कहते हैं ट्रू, सच है, ट्रू, हाँ ये बात सही है कि देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, कि हाँ ये बात सही है कि देयर वेयर डंग हिप्स, कि गोबर के ढेर मिलेंगे आपको, हियर एंड देयर, कि गोबर के ढेर भी आपको यहाँ वहाँ बिखरे पड़े मिलेंगे गांव में, जिसको लोग कचरा बोलते हैं। कहते हैं अरे कितना गंदा होता है भारत का लोग सब, कितना कचरा में रहता है, बट लेकिन देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन क्या पता, वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि देयर आर रिच ट्रेजर, अरे काफ़ी धनी खजाने जो है बरीड अंडर देम, उनमें गड़े होते हैं, उन्हीं गोबर के ढेर में। लोगों को तो गोबर नज़र आता है, विदेशी लोगों को, उनको तो कचरा नज़र आता है, लेकिन उसी गोबर के ढेर में
खजाने गड़े होते हैं कैसे, जब यही गोबर खेतों में पड़ता है और खेतों से जब अनाज उगते हैं और अनाज के जो कलर यानी गेहूँ जो होते हैं, गेहूँ का जो कलर सुनहले कलर का होता है, क्या अनाज किसी खजाना से कम होता है? हैं? एक ज़माना था जब अंग्रेज हमारे पूरे भारत पर कब्जा कर लिए थे, भारत के लोगों से खेती करवाते थे, खाने के लिए अनाज ही होता था, जीवन जीने के लिए तो अनाज ही चाहिए, और अनाजों को वे लूट कर ले जाते थे। तो वही खजाना था, और उस खजाने को उपजाने में हम गोबर का इस्तेमाल करते थे खेतों में। लेकिन क्या ये सब चीज़ें आपको कहीं दिखेगी? नहीं, भारत में ही दिखेगी। आगे चलिए, आगे कहते हैं कि एंड द रीज़न, और यही कारण है कि वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड, यह क्यों अभी तक सर्वाइव कर लिया है, जीवित रहा है भारतीय सभ्यता, इज़ दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट, कि जिसको भारतीय यानी हिंदुत्व ने जिसको सेट किया है, बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट, इसके विकास के पूर्व से पहले ही नहीं, अलोंग मटेरियल, बल्कि वस्तुओं के विकास से पहले, बट स्पिरिचुअल लाइंस, लेकिन वस्तुओं के विकास में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लाइंस में, आधुनिक क्षेत्रों में इसने क्या किया है? डेवलपमेंट किया है, विकास किया, और इसी वजह से यह क्या है? अभी तक सर्वाइव किया है, और अभी तक ये क्या है? यह जीवित रहा है, क्योंकि विकास के पूर्व ही इसने, वस्तुओं के विकास से पहले ही इसने आध्यात्मिक विकास किया, और यही कारण है कि अभी तक हिंदुत्व आज भी जो है जीवित है, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और सर्वाइव करके रहा है, जबकि ऐसी ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का पतन हो गया, लेकिन यह अभी फिर भी अपनी जगह पर टिका हुआ है। पैराग्राफ नंबर 20, आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, खुद का राज, डिपेंड, आश्रित है, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंसेस, मतलब हमारे खुद के जो वांट है यानी कि जो इच्छाएं हैं उसके मल्टीप्लाई पर आश्रित नहीं है, यानी उसके वृद्धि में यह डिपेंड नहीं है, बल्कि अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, बल्कि आत्मिक जो रोक है इन चीज़ों पर, रेस्ट्रिक्शन है हमारे वांट्स पे, हमारी इच्छाओं पे जो आत्मिक रोक है, खुद से जो रोक लगाना, नियंत्रण करना है, इस वजह से इन चीज़ों पर आश्रित है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, और यही कारण है कि अभी तक हम सर्वाइव कर पाए हैं, अभी तक हम जीवित हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, गांधी जी कहते हैं कि भाई यूरोपियन सभ्यता जो है ना, नो डाउट, बिल्कुल शक नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कि भाई यूरोप के लोगों को ही सूट करता है, उनके अनुकूल है, बट लेकिन इट विल मीन रूइन, इसका अर्थ बर्बाद होना है, बर्बाद होना होगा, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इफ़ वी, अगर हम लोग इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसका कॉपी करते हैं, अगर इसका कॉपी करने का हम लोग प्रयास करते हैं तो हमको बर्बाद होना है। यानी गांधी जी ने कहा है कि देखो भाई, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, कोई शक नहीं है कि वो वहाँ के लोगों के अनुकूल है, वे लोग का जो खान पान है, रहन सहन है, जो पहनावा ओढ़ावा है, उन लोगों के आपस के जो रिलेशंस है, जो संबंध है आपस में, भाई बहन माँ बाप, जो भी रिलेशन है वहाँ के लोग, ये सब उनके अनुकूल है, उनको सूट करता है। अगर हम भारत के लोग उनका नकल करेंगे ना, तो इसका मतलब है भारत को बर्बाद होना है, बर्बादी होगा इंडिया के लिए अगर हम लोग उसका नकल करने की कोशिश करते हैं। और आज हम वही काम कर रहे हैं कि हम लोग आधुनिक सभ्यता यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो कर लिए हैं, और यही तो कारण है कि आज घर के जो रिश्ते हैं और इंसानों की जो परिस्थितियां हैं, जो ज़िंदगी है, आज क्या से क्या बना हुआ है,
और हम आज क्या से क्या हुए ना, हमारी सभ्यता कहाँ से कहाँ पहुँची है और किस तरह से ये जो जीवन नष्ट होते जा रहा है, रिलेशन का ख्याल नहीं हो रहा है, जो इतने बुरे बुरे जो कर्म हो रहे हैं। यही कारण है गांधी जी ने कहा था हमें इसको कॉपी नहीं करना है, आधुनिक सभ्यता को अपने देश में नहीं लाना है, लेकिन हम काहे ला मानने जाए। हम लोग पूरी तरह से यूरोपियन सिविलाइजेशन को लाकर और आज हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। बस 10 मिनट और लगेगा और आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। गांधी जी कहते हैं कि दिस इज नॉट टू से, यह कहना नहीं है दैट कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड असिमिलेट, कि हम लोग एडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं कहना, यह नहीं कहने का मतलब है कि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन को एडॉप्ट नहीं कर सकते, यानी अपना नहीं सकते, या और असिमिलेट नहीं कर सकते, खुद में मिला नहीं सकते। हम लोग बिल्कुल मिला सकते हैं। वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ असिमिलेशन बाई अस, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम मिला सकते हैं, वाट एवर जो कुछ भी, मे बी गुड जो उनमें अच्छाइयाँ हो सकती हैं, एंड कैपेबल ऑफ असिमिलेशन और जो भाई सक्षम होगा असिमिलेट करने योग्य होगा, यानी जो आत्मसात करने योग्य होगा, जो मिलाने योग्य होगा हम उसी को मिलाएंगे, जो अपनाने योग्य होगा उसी को अपनाएंगे। यानी कहते हैं कि देखो, मतलब वही बात गांधी जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी बुराई से हमें मतलब नहीं है, हमें उसकी अच्छाइयों को अपनाना है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यूरोपियन सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ों को अपना नहीं सकते, हम बिल्कुल अपना सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अपनाएंगे जो उसमें अच्छाई होगा। हम उसी चीज़ को आत्मसात करेंगे, अपने में मिला लेंगे जो मिलने योग्य होगा, यानी कि जो हम उसी चीज़ को अपनाएंगे, उसी चीज़ को ना खाएंगे जो हम हज़म करने योग्य होंगे। और जो चीज़ हमसे हज़म नहीं होगा, जो चीज़ हम पचा नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हम अगर लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो वही बात गांधी जी ने कहा है, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब यह भी नहीं होता है दैट कि इवन द यूरोपियंस, कि यहाँ तक कि यूरोपियंस भी विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कि उनमें जो आ गई, यानी कहते हैं। और ऐसा बात भी नहीं है कि जो यूरोप के लोग भी जो हैं विल नॉट हैव पार्ट विथ, कि भाई उन चीज़ों से जुदा नहीं होंगे, उन चीज़ों से अलग नहीं होंगे। वाट एवर जो कुछ भी, एविल यानी बुराई, माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट उनमें रेंगते हुए जो पहुंच गई है, यानी धीरे धीरे करके ही सही यूरोप के लोगों के अंदर जो बुराई जो घुस गया है। तो ऐसा नहीं है कि वे लोग भी अलग नहीं होंगे, वे लोग भी अलग हो सकते हैं अगर उनको अच्छा माहौल दिया जाए, उनको सही माहौल दिया जाए। मतलब अगर उनको सही से समझाया जाए, एक अच्छे माहौल में रखा जाए, तो भाई यूरोपियन लोग भी बुरी चीज़ों से अलग हो सकते हैं, गलत चीज़ों से अलग हो सकते हैं, और हम उन्हें अपने में मिला सकते हैं। आगे कहते हैं गांधी जी, दिस इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, और वह कहते हैं कि यह द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, और मटेरियल यानी वस्तु, भौतिक यानी भौतिक जो कंफर्ट्स है, यानी क्षण भर की जो आराम है, जो कंफर्ट है, इसका लगातार जो सर्च यानी खोज जो चल रहा है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनमें दिन पर दिन जो वृद्धि होते जा रही है, इज सच एन एविल, यह वास्तव में एक ऐसी बुराई है ना, एंड और आई मेक बोल्ड टू से, और मैं दृढ़ निश्चित होकर मैं यह बात को कहता हूँ दैट कि
द यूरोपियंस देमसेल्व्स, कि यूरोप के लोगों ने खुद स्वयं विल हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक, कि यूरोप के लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, रीमॉडल करना पड़ेगा, उनको अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? तो गांधी जी कुछ रीज़न बताते हैं। क्या कारण बताते हैं? इफ़ अगर दे आर नॉट टू पेरिस, अगर वे लोग दबना नहीं चाहते हैं, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, आराम के वज़न के अंदर अगर वे लोग, यूरोप के लोग दबना अगर नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिन आराम के यानी जिन वस्तुओं के मोमेंट्री प्लेजर के, आधुनिकवाद के जो वे लोग जो गुलाम बनते जा रहे हैं, अगर उसके आराम के बोझ के वजन से दब कर मरना नहीं चाहते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ, बोल्ड होकर मैं कह रहा हूँ, दृढ़ निश्चय लेकर दृढ़तापूर्वक मैं कह रहा हूँ कि भाई यूरोप के लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह समय दूर नहीं है कि इंसानियत इस धरती से मिट जाएगी और धरती का भी पतन हो जाएगा। इट मे बी दैट, यह हो सकता है कि माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। अब गांधी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, इतना बात तो हम बताएं, हो सकता है कि हम गलत पढ़े लिखे हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई गलत हुआ हो, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, कि गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना यानी बहुमूल्य चीज़ों के पीछे भागना, यानी वस्तुवाद के पीछे भागना, धन दौलत के पीछे भागना, इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ, निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना है, निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना है। ये गांधी जी कहते हैं कि अगर भाई भारत गोल्डन फ्लिस यानी वस्तुओं के पीछे भागता है, खाली बहुमूल्य चीज़ों को पीछे भागता है, तो भाई निश्चित रूप से मौत को बुलावा देना है, इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गांधी जी कहते हैं, बस 2-3 पैराग्राफ और बचा ही हुआ। गांधी जी कहते हैं कि लेट अस इंग्रेव, इंग्रेव का मतलब था खुदना, कुरेद के लिखना, जैसे हम लोग टैटू बनाते हैं ना, कैसे वो गुद के लिखता है, गुदना गुदवाते हैं ना, उसी तरह से। तो गांधी जी कहते हैं कि लेट अस इंग्रेव, चलो हम लोग टैटू बनवा ले, इंग्रेव कर ले, कुरेद ले, ऑन आवर हार्ट्स, अपने हृदय पर, मतलब अपने हृदय पर कुरेद के लिख ले। क्या चीज़? द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर का जो मोटो था, जो विचार था ना, उनके विचार को अपने हृदय पर लिख ले। क्या लिख ले? क्या विचार था उनका? उनका विचार था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार, मतलब जीवन सादा रखना है, मतलब जो जीना है ना, ज़िंदगी को एकदम साधारण तरीके से जीना है, विचार को उच्च रखना है। लेकिन आज की डेट में क्या है, सब उल्टा हो गया है ना। हमारे विचार जो है ना, थिंकिंग ये हो गया है प्लेन, साधारण हो गया, और हमारा जीवन जो हो गया है ना, वो हो गया हाई, मतलब हम जीवन हाई फाई जी रहे हैं और हमारे विचार एकदम तुच्छ हो गए। टुडे इट इज़ सर्टेन, आज यह निश्चित है, दैट कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि लाखों लोगों के पास तो भाई उच्च जीवन नहीं होगा, लाखों लोग तो हमेशा गरीबे रहेंगे, उनका जीवन तो कभी हाई फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंड वी द फ्यू, और हम लोग जो संख्या में काफ़ी कम है, कुछ हैं, हु प्रोफेस, जो इस बात को मानते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, जो हम लोग जनता के बारे में विचार रखते हैं, जो थिंकिंग रखते हैं, रन द रिस्क, और जो जिस तरह का हम लोग रिस्क उठाते हैं, उनके बारे में जो हम लोग विचार रखते हैं, जितना हम लोग रिस्क उठाकर काम करते हैं,
इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग को मिस करने के कारण ना मिस करते हैं, हाई लिविंग के वजह से इस चीज़ का जो हम लोगों ने इतना जो खोज किया है वह सब बेकार चला जाता है। मतलब जिस सभ्यता संस्कृति का विकास हमारे पूर्वजों ने किया है कि सादा जीवन जीना है, विचार उच्च रखना है, आज विचार जो है सादा हो गया है, जीवन उच्च हो गया है ना। वही बात है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब उन लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बस जीवन ऊंचा है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सोच काफ़ी घटिया है। ये गांधी जी के कहने का मतलब है। आगे कहते हैं पैराग्राफ नंबर 23 में, इसके बाद एक पैराग्राफ और है, सिविलाइजेशन। अब वह कहते हैं सभ्यता। अब वह सभ्यता की गांधी जी बात करते हैं कि इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सही मायने में, वास्तव में सही मायने में जो सभ्यता है, कंजिस वह शामिल होता है, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वृद्धि में शामिल नहीं होता है, बल्कि इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि एक लंबे विचार विमर्श और वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से हमारे इच्छाओं पर प्रतिबंध से, स्वैच्छिक इच्छाओं पर स्वैच्छिक प्रतिबंध से, यानी सभ्यता वही है जो हम लोग स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाते हैं। सभ्यता वह नहीं है जो हम अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको दिन पर दिन और दिन दूनी रात चौगुनी उसको बढ़ाते रहते हैं। वह सभ्यता नहीं है। सभ्यता वह है कि हम अपनी इच्छाओं पर क्या करें, प्रतिबंध लगाएं। दिस अलोन, यह अकेले, इंक्रीजेज, हमारी इच्छा जो है अकेले इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, एंड प्रोमोट्स, और बढ़ावा देता है, कंटेंटमेंट, संतोष को, रियल हैप्पीनेस को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा की क्षमता को और असली खुशी को, संतोष को बढ़ावा देता है। इसीलिए हम लोग को अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फिर हमारा मन जो है ना, मन ही है जो इन सारी चीज़ों को जन्म देता है। और तब जब हम इस पर नियंत्रण रखते हैं, और अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाता है। तो अकेले एक मन है, वांट है, जो इस सब चीज़ का जड़ है। अगर इस पर नियंत्रण लगा लिए तो इन चीज़ों को बढ़ाता है, कंटेंट को, कैपेसिटी फॉर सर्विस को, रियल हैप्पीनेस को। और अगर हम लोग इस पर मन पर विजय प्राप्त नहीं किए, इसको इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं किए, तो फिर यह तो कुछ और ही चीज़ को बढ़ाता है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ। और आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई कि चलो थैंक गॉड ख़त्म तो हुआ। अरे भाई फिर भी 1 घंटा, और पिछला क्लास का 1 घंटा 2 घंटा में ख़त्म हुआ। ऑफलाइन क्लास में आओगे पढ़ने ना तो 1 महीना से कम नहीं लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। भाई बहुत समझाना रहता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि ए सर्टेन डिग्री, डिग्री मतलब क्या चीज़, मात्रा, और सर्टेन का मतलब निश्चित, ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट। गांधी जी कहते हैं कंफर्ट का मतलब आराम, और हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब तालमेल। और कैसा तालमेल, तो फिजिकल हार्मनी यानी फिजिकल तालमेल और आराम की जो एक निश्चित जो मात्रा है, डिग्री है, इज़ नेसेसरी, आवश्यक है। बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल, एक सीमा से ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, यह एक बाधा बन जाता है, इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद करने के बजाय। यानी गांधी जी कहते हैं कि भाई ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम आराम नहीं करेंगे, आराम भी ज़रूरी है, आराम तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन भाई जो एक फिज़िकल हार्मनी है एंड कंफर्ट, यानी एक शारीरिक जो सामंजस्य है और शारीरिक जो आराम है, इसकी आवश्यकता है,
एक निश्चित मात्रा जरूरी है, आराम भी जरूरी है। इज़ नेसेसरी एकदम आवश्यक है, बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल के ऊपर इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, यह एक बाधा बन जाता है इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद करने के बजाय। मतलब हम इतना न सुख सुविधाओं के पीछे पड़ जाए, इतना न वस्तुओं पर डिपेंडेंट हो जाए कि शरीर से कोनो मेहनतें न करे, बैठे बैठे अपाहिज हो जाए, तो ये मदद करने के बजाय एक बाधा बन जाएगा। इसीलिए निश्चित सीमा में रहकर, एक लिमिट में रह के, हद में रह के आराम करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर कुर्सी पर बैठल रहे। इसीलिए इतना बीमारी आज हो रहा है, ज़्यादा हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। हर घर में मशीन पर मशीन आ गया है, कपड़ा धोने का मशीन, मसाला पीसने का मशीन, खाना बनाने का मशीन, आटा गूँथने का मशीन, रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, सब मशीन हो गया है। कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना चाह रहा है, इसलिए तो इतनी बीमारियां फैल रही हैं। तो मशीनों पर हम इतना डिपेंडेंट हो गए कि मशीन हमारा मदद करने के बजाय एक बाधा बन गया है। मतलब कि हेल्दी रखने के बजाय हमें बीमार करा दे रहा है, अस्वस्थ करा दे रहा है। तो आगे गांधी जी कहते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड satisfying them seems to be a delusion and a snare। वाह क्या बात बनी कि इसीलिए कहते हैं, इसीलिए therefore, इसीलिए अतः द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड satisfying them, मतलब कि कहता है कि नंबर ऑफ वांट्स, इच्छाओं की जो संख्या है, असीमित संख्या, इच्छाओं की जो असीमित संख्या है, और इसको जो क्रिएट करना है, इसका जो आदर्श है, यानी इसका जो निर्माण करना है ना, असीमित इच्छाओं को जो हम, जिसका हम निर्माण करते जा रहे हैं और उसको संतुष्ट करने के पीछे जो लगे हुए हैं, सेम्स प्रतीत होता है, टू बी अ डिल्यूजन, एक भ्रम प्रतीत होता है, एंड अ स्नेयर, और एक झोल माया जाल प्रतीत होता है, एक जाल प्रतीत, फंदा प्रतीत होता है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी लग रहा है यार, एसी लगवा लेते हैं, बड़ा आराम मिलेगा ना। तो आराम करने को जैसे हम एसी तो मंगा लेते हैं, लेकिन एसी की आदत ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं धूप को, और जल्दी हमारा स्किन डिजीज हो जाता है ना, इन्फेक्शन फैल जाता है, हम बाहरी वातावरण से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत पहले मैंने साउथ की एक मूवी देखी थी जिसमें हीरो जो है मिट्टी में कभी खेलबे नहीं किया रहता है, बचपन से एकदम मिट्टी से बच के रहता है। तो उसको क्या हो जाता है, उसी को ना हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे भले तो इतना अच्छा वर्ड है, छोड़ो अभी याद नहीं रहा, याद आएगा तो बता देंगे ना। एलर्जी, इस चीज़ का एलर्जी है। अब मान लो कि हम दिन रात एसी में रहेंगे, धूप में निकलेंगे तो एलर्जी तो हो ही जाएगा। अब दिन रात हम फ्रिज का पानी पी रहे हैं, कभी जोड़ का प्यास लग गया, कभी फ्रिज ख़राब हो गया, नॉर्मल पानी पिएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो वही कह रहे हैं कि यार जितना सुख सुविधा का चीज़ का इंसान जो खोज कर रहा है, आज सोच रहा है कि उसका खोज करके हम उसको अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे, उसको जो सेटिस्फाई करने में इंसान लगा है, अपनी इच्छाओं को कह रहे हैं कि हमको तो एक भ्रम लगता है, वो भ्रम है, अरे वो झूठा है, वो कभी भ्रम है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, वह एक स्नेयर है, एक जाल है, बल्कि उस सुख सुविधाओं के चक्कर में और उसमें उलझते चले जाओगे। और एक भ्रम है, भ्रम की पट्टी पड़ी हुई है तुम्हारे हमारी आँखों पे कि हाँ हम सुख सुविधा में रहेंगे तो और आराम रहेगा, अरे भाई हम और बीमार पड़ेंगे। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि द सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि जो है ना, ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, एक प्रत्येक व्यक्ति की जो शारीरिक ज़रूरत की जो संतुष्टि है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, खुद की आत्मशक्ति की जो खुद की जो ज़रूरत है, बौद्धिक ज़रूरत भी जो है, यानी खुद की जो शारीरिक ज़रूरत है और जो बौद्धिक ज़रूरत है, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, इन दोनों को यानी कि बौद्धिक और शारीरिक ज़रूरतों को, नीड्स को एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, और डेड स्टॉप, जो इसका अंतिम बिंदु होना चाहिए।
ना। अब बिफोर इट इससे पहले, पहले इट डिजेनरेट्स कि यह डिजेनरेट कर दे, नाश कर दे, पतन कर दे इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलuptuousness, मतलब इससे पहले कि हम फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वॉलuptuousness में हम डूब जाएं, इससे पहले ही इन चीज़ों को एक बिंदु पर लाकर मिलाना चाहिए। यानी हम लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए, खाली शारीरिक सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। मान लो कोई चीज़ हमें शारीरिक सुख दे रहा है तो हमें अपना इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपना बौद्धिक क्षमता का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सोचना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा पतन जो है वह फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलuptuousness में हो जाएगा, विलासिता में हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं गांधी जी, अ मैन मस्ट अरेंज, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही इंतजाम करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए, हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर, ताकि वे बाधा न पहुंचा सके, हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वे लोग मानवता की सेवा में बाधा न पहुंचा सके, ऑन विच, जिस पर, ऑल हिज एनर्जीज, जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं, शुड बी कंसेंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए। यानी गांधी जी कहते हैं कि मानव जाति की जितनी भी जो ऊर्जा है, आखिर कोई भी काम हम करते हैं, खाते पीते हैं, कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, इतना पावरफुल बनना क्यों चाह रहे हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और ऊर्जा का काम क्या होना चाहिए, मानवता की सेवा होना चाहिए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए जो भी परिस्थितियों का विकास हमें करना चाहिए वो इस बात को ध्यान में रख कर करना चाहिए कि हम जो भी ऊर्जा का जो इस्तेमाल करेंगे, शुड बी कंसंट्रेटेड, वह केंद्रित होनी चाहिए इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में। और इसीलिए हमें ऐसे बने रहना चाहिए ताकि हम मानवता की सेवा कर सके। परिस्थितियों को समझना चाहिए, ऐसे शारीरिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट हमें करना चाहिए, न कि खाली वस्तु धन दौलत करना चाहिए। अब वही कहा गया है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे बड़ा हुआ तो क्या हो गया कि पेड़, जैसे पेड़ खजूर है, पेड़ का खजूर भी तो बड़ा, खजूर का पेड़ भी तो बड़ा होता है। हाँ, पंथी को छाया नहीं मिलता, उसका छाया भी किसी को नहीं मिलता, उसकी छाँव में कोई बैठ भी नहीं सकता है। अब बड़ा तो हो गया है, मतलब कि बड़ा होने से क्या होगा जब आप मानवता की सेवा नहीं करेंगे, हैं? बड़ा होने से क्या होगा जब लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। अमीर होने से, इतना शक्ति हासिल करने से, पावरफुल होने से क्या होगा, आपको कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप मानवता की सेवा नहीं करेंगे, जब आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए व्यूवर्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 12th के स्टूडेंट, विद्यार्थी जो भी होंगे, इसको 2 घंटे में समझो कि आपका 1 महीने का क्लास केवल 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया है, और आपको कहीं भी तरह से इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, लेते हैं विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।